हेलो नमस्कार, मैं सुरेश कुमार स्वागत करता हूं फिर से आपका अपने YouTube चैनल श्योर फिजिक्स बाय सुरेश कुमार में। 11th क्लास की फिजिक्स में हम क्या पढ़ रहे थे? लॉज ऑफ मोशन, यूनिट नंबर 3। और लॉज ऑफ मोशन में हमने लास्ट वीडियो में क्या पढ़ा था? अबाउट फोर्स एंड इनर्शिया एंड टाइप्स ऑफ इनर्शिया, इसके बारे में डिस्कस किया था। चलिए हम आगे चलते हैं। लीनियर मोमेंटम, लीनियर मोमेंटम ये क्या होता है? लीनियर मोमेंटम जिसे हम कहते हैं संवेग, हिंदी में संवेग कहते थे। लीनियर मोमेंटम ये क्या होता है? इट मेजर्स द क्वांटिटी ऑफ मोशन इन ए बॉडी। क्वांटिटी ऑफ मोशन मतलब मोशन की मात्रा, मोमेंटम। हम कहते हैं मोमेंटम का मतलब होता है एक तरह का क्वांटिटी ऑफ मोशन, मींस उसको मोमेंटम जैसे मतलब आप ये कह सकते हैं कि तुम उसको फोर्स लगाएं उसकी स्टेट में चेंज लाने के लिए, स्टेट ऑफ रेस्ट से मोशन में लाने के लिए, मोशन से रेस्ट में लाने के लिए। यदि हमें फोर्स लगाना पड़ेगा तो वो फोर्स किस क्वांटिटी पे डिपेंड करेगा, कितना फोर्स हमें लगाना पड़ेगा, वो फोर्स किस पे डिपेंड करेगा? फोर्स के अमाउंट दो चीजों पे, एक टाइम पे और एक मोमेंटम पे। ठीक है, यदि हम टाइम फिक्स रखें कितने टाइम में हमें उसको रोकना है, तो जितना ज्यादा उसका मोमेंटम होगा हमें फोर्स उतना ही ज्यादा लगाना पड़ेगा। अब आप देखिए किसी भी चीज के ऊपर फोर्स लगाना है तो हमें फोर्स दो चीजों पे डिपेंड करता है बेसिकली, मास पे और एक वेलोसिटी पे। मान लो दो सेम मास के ऑब्जेक्ट हैं, सेम मास के दो ऑब्जेक्ट हैं और उन्हें हम सेम टाइम में अलग अलग वेलोसिटी देना चाहते हैं, एक को कम और एक को ज़्यादा, तो फोर्स हमें किस पे ज़्यादा लगाना पड़ेगा? जिसको हम ज़्यादा वेलोसिटी देना चाहते हैं सेम टाइम में। और यदि दोनों का मास अलग अलग है, एक का कम मास है एक का ज़्यादा मास है, और दोनों को सेम वेलोसिटी देनी है सेम टाइम में, तब हमें किस पे फोर्स ज़्यादा लगाना पड़ेगा? जिसका मास ज़्यादा है। इसका मतलब फोर्स कहीं ना कहीं मास पे और वेलोसिटी पे डिपेंड करते हैं। इसलिए हमने क्या किया, इन दोनों को मिलाकर एक क्वांटिटी बना दी है जिसे हम कहते हैं लीनियर मोमेंटम। आप समझ रहे हैं? मान लो दो बुलेट है, गन की बुलेट है दो, एक बुलेट को हाथ से फेंका और एक को गन से फेंका, गन से फायर किया, तो किसको रोकना आसान होगा? जबकि दोनों बुलेट सेम है, सेम मास है, तो किसको रोकने के लिए ज्यादा फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा? जो बुलेट गन से फायर किया, क्योंकि उसके पास वेलोसिटी ज्यादा है, तो उस पर ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा सेम टाइम में रोकने के लिए। और ऐसे ही मान लो एक हमारे पास टेनिस बॉल है और एक फुटबॉल है और वो सेम स्पीड से आ रही है, तो किसको रोकने के लिए ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा? ऑब्वियसली फुटबॉल को, क्योंकि उसका मास ज्यादा है, स्पीड भले ही सेम हो, तो सेम टाइम में रोकना है तो फुटबॉल पे ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा। तो कहीं ना कहीं फोर्स किस पे डिपेंड करते हैं? मास और वेलोसिटी पे। तो हम जितना ज्यादा फोर्स लगाना पड़ रहा है हम यही कहेंगे कि उसमें क्वांटिटी ऑफ मोशन उतनी ज्यादा है। और ये क्या होता है? इट इज द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। मास और वेलोसिटी का ये प्रोडक्ट होता है और इसको हम डिनोट करते हैं P से, दैट इज इक्वल टू M इंटू V, मास इंटू वेलोसिटी। इट इज ए वेक्टर क्वांटिटी, इट इज ए वेक्टर क्वांटिटी एंड SI यूनिट इज किलोग्राम मीटर पर सेकेंड, डायमेंशन फॉर्मूला mL/-1, और CGS में ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड। और ये एक वेक्टर क्वांटिटी है जिसकी डायरेक्शन वही होगी जो वेलोसिटी की डायरेक्शन है, और ये हो गया इसका यूनिट। अब जैसे हम ये कहते हैं कि P इज इक्वल टू M इंटू V इज कॉन्स्टेंट। मान लो मोमेंटम किसी ऑब्जेक्ट का कांस्टेंट है, तो यहां पर आप देखेंगे कि मास जितना ज्यादा होगा, यदि वेलोसिटी फिक्स है, ठीक है, यदि मास ज्यादा है, वेलोसिटी फिक्स नहीं, यदि मास ज्यादा है, मोमेंटम फिक्स है और मास बढ़ता है तो वेलोसिटी घटेगी, ठीक है, और वेलोसिटी बढ़ती है तो मास घटेगा। तो हमें इस कांस्टेंट, इस प्रोडक्ट को कांस्टेंट रखना है, तो ये दोनों एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल नहीं हुए। इसका मतलब
m इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू v और v इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू m, यदि हम ग्राफ प्लॉट करें इधर m और इधर v, तो इस तरह का आएगा कि मास बढ़ता है तो वेलोसिटी जो है, मास बढ़ेगा तो वेलोसिटी घटेगी, क्योंकि हम p को क्या ले रहे हैं, कांस्टेंट ले रहे हैं। तो कुछ इस तरह से ग्राफ आएगा। और वैसे p डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू v यदि m कांस्टेंट है तो, और p डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m यदि v कांस्टेंट है तो। v कांस्टेंट तो p प्रोपोर्शनल टू m, मास जितना ज्यादा होगा मोमेंटम उतना ही ज्यादा, और मास कांस्टेंट हो तो वेलोसिटी जितनी ज्यादा, मोमेंटम लीनियर मोमेंटम उतना ही ज्यादा होगा। और इस लीनियर मोमेंटम के बारे में आप और डिटेल में पढ़ेंगे। हम इसको जैसे मोमेंटम को अपनी देसी भाषा में कहते हैं, देसी भाषा में गाँव भाषा में कहते हैं, मतलब गेड़ बना ले। जैसे मान लो गेड़ बनाने का मतलब जैसे कोई ट्रैक्टर है, ट्रैक्टर के पीछे ट्रॉली लगी हुई है, उसमें कुछ भरा हुआ है और उसको कुछ ऊंचाई पे चढ़ा के घर के अंदर ले जाना है, तो वो क्या करता है, पीछे से भगाता हुआ लाएगा और फिर चढ़ेगा, तो गेड़ बना लिया। तो उसमें क्या आ जाता है, मोमेंटम बना दिया और फिर उसको चढ़ा दिया। यदि वहीं से स्टार्ट करता है तो उसको चढ़ाना बहुत मुश्किल होगा, तो वहां से चलता हुआ आता है, मीन्स वो अपना गेड़ बना लिया, मोमेंटम बन गया उसका। ठीक है, तो वो चीज होती है मोमेंटम। आप समझ रहे हो ना, क्रिकेटर होता है, बॉल फेंकता है, तो फास्ट बॉलर होता है तो दूर से दौड़ता हुआ आता है ताकि बॉल के अंदर एक मोमेंटम हो, और फिर उस बॉल को फेंकता है, तभी तो स्पीड से जाती है। समझ गया, तो इसे मोमेंटम कहते हैं। चलिए आज हम नई चीज शुरू करने जा रहे हैं, और वो है न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, जो कि आप लोगों ने 9th में भी पढ़ा है। तो फटाफट हम उसको डिस्कस कर लेते हैं, उसको एक्सप्लेन कर लेते हैं। तो न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन का पहला नियम क्या है? अकॉर्डिंग टू दिस लॉ a body will be continue in a state of rest or in state of uniform motion. बॉडी विल बी कंटिन्यू, किस में रहेगी? बॉडी कंटिन्यू रहेगी किसमें? इन स्टेट ऑफ रेस्ट या इन स्टेट ऑफ यूनिफॉर्म मोशन। स्टेट ऑफ रेस्ट में या यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म मोशन मतलब समझ गया आप? यूनिफॉर्म स्पीड से स्ट्रेट लाइन में जा रहे हैं, एक यूनिफॉर्म स्पीड से स्ट्रेट लाइन में जाता रहेगा, एक यूनिफॉर्म स्पीड से यूनिफॉर्म वेलोसिटी से चलता रहेगा। कब तक? ए बॉडी विल कंटिन्यू इन स्टेट ऑफ रेस्ट और यूनिफॉर्म मोशन अंटिल some external force is applied on it. जब तक उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं किया जाएगा तब तक वो उसी स्टेट में रहेगी, आइदर इन स्टेट ऑफ रेस्ट और इन स्टेट ऑफ यूनिफॉर्म मोशन। मतलब बॉडी रेस्ट में है तो वो रेस्ट में ही रहेगी, और यदि वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रही है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी का मतलब स्पीड कांस्टेंट और स्ट्रेट लाइन पाथ में चल रही है, तो वो उसी यूनिफॉर्म वेलोसिटी से चलती रहेगी। कब तक? जब तक उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगता। जब तक किसी बॉडी पे एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगेगा तो उसी स्टेट में रहेगी, स्टेट ऑफ रेस्ट या स्टेट ऑफ यूनिफॉर्म मोशन। जैसा आपको पता है, फॉर एग्जाम्पल जैसे मान लो बुक है, ठीक है, बुक लाइंग ऑन द टेबल, बुक लाइंग ऑन द टेबल, ये वहीं पे रहेगी जब तक उसके ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगेगा। नहीं, ए बॉक्स प्लेस्ड ऑन द ग्राउंड, ए कार स्टैंडिंग इन द पार्क, तो जो भी चीज रेस्ट में है वो तब तक उसी में रहेगी जब तक कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगेगा। नहीं, और जब तक कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगेगा, यदि बॉडी यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रही है तो वो उसी यूनिफॉर्म वेलोसिटी से भी मूव करती रहेगी। यहाँ पे वेलोसिटी यूनिफॉर्म का मतलब स्पीड कांस्टेंट और डायरेक्शन अनचेंज्ड, दोनों मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों चेंज नहीं होने चाहिए। वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड मतलब स्पीड, वो भी कांस्टेंट रहे, और डायरेक्शन क्या रहे? अनचेंज्ड। अब देखो, जब तक फोर्स नहीं लगेगा तो ना तो स्पीड को हम कम ज्यादा कर सकते हैं और ना डायरेक्शन चेंज कर सकते हैं। स्पीड बढ़ानी है, इंक्रीज करनी है तो हमें उसी डायरेक्शन में फोर्स लगाना पड़ेगा। स्पीड रिड्यूस करनी है तो उसके अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगाना पड़ेगा। डायरेक्शन चेंज करनी है
तो उसके परपेंडिकुलर फोर्स लगाना पड़ेगा। कहने का मतलब स्टेट ऑफ रेस्ट को चेंज करना हो या वेलोसिटी को चेंज करना हो तो हमें फोर्स लगाना पड़ेगा। जब तक फोर्स नहीं लगेगा बॉडी रेस्ट में तो रेस्ट में रहेगी और यूनिफॉर्म मोशन में तो यूनिफॉर्म मोशन में ही रहेगी। ना तो उसकी स्पीड अपने आप बढ़ सकती है, घट सकती है, ना ही उसकी डायरेक्शन चेंज हो सकती है। दिस इज अबाउट न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। आप समझ गए? ओके। न्यूटन फर्स्ट लॉ दो चीजें डिफाइन करता है। क्या? देखिए, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ डिफाइन फोर्स, फोर्स को डिफाइन करता है। न्यूटन फर्स्ट लॉ डिफाइन फोर्स। देखो न्यूटन फर्स्ट लॉ क्या कहता है? फर्स्ट लॉ स्टेटमेंट तो ये रही, ए बॉडी विल बी कंटिन्यू इन ए स्टेट ऑफ रेस्ट और इन ए स्टेट ऑफ मोशन अंटिल अनलेस सम एक्सटर्नल फोर्स इज अप्लाइड ऑन इट। मतलब बॉडी जब तक रेस्ट में है या यूनिफॉर्म मोशन में है तो उसी स्टेट में रहेगी जब तक उसके ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगता। समझ गए? यानी कि जब तक कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगेगा तो बॉडी जिस स्टेट में है, रेस्ट में है या यूनिफॉर्म मोशन में, उसी में रहेगी। इसका मतलब फोर्स जिम्मेदार है स्टेट को चेंज करने में। वो कह रहा है कि जब तक फोर्स नहीं लगेगा तब तक स्टेट चेंज नहीं होगी। इसका मतलब फोर्स की वजह से स्टेट चेंज होती है। तो इसका मतलब फोर्स क्या हुआ? फोर्स एक ऐसा एफर्ट हुआ जिसकी वजह से बॉडी की स्टेट में चेंज आता है या फोर्स स्टेट में चेंज लाने की कोशिश करता है। यही तो डेफिनेशन हुई भाई। समझ गए आप? न्यूटन फर्स्ट तो ये कह रहा है बॉडी विल बी कंटिन्यू इन ए स्टेट ऑफ रेस्ट और इन यूनिफॉर्म मोशन अंटिल सम एक्सटर्नल फोर्स इज अप्लाइड ऑन इट। जब तक उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगेगा वो स्टेट ऑफ रेस्ट में है या स्टेट ऑफ यूनिफॉर्म मोशन में तो उसी में रहेगी। इसका मतलब फोर्स की वजह से स्टेट ऑफ रेस्ट या स्टेट ऑफ यूनिफॉर्म मोशन चेंज होते हैं। इसका मतलब फोर्स इज responsible for changing the state, यानी कि force is the external effort which changes or tries to change the state of an object। तो आप क्या करेंगे? मैं इसको कुछ नहीं करा रहा, न्यूटन फर्स्ट लॉ डिफाइन फोर्स आपको एक्सप्लेन करना है। तो आपको क्या लिखना है? आप खुद लिखेंगे अकॉर्डिंग टू न्यूटन फर्स्ट लॉ। पहले आप ये डेफिनेशन लिखेंगे न्यूटन फर्स्ट लॉ की, लिख दी। फिर उसके बाद आप क्या लिखेंगे? दिस इंप्लाइज, उसके बाद आपको क्या लिखना है? दिस इंप्लाइज फोर्स इज द एफर्ट which changes or tries to change the state of rest or state of uniform motion, hence Newton first law define force। बता देंगे आप? ओके। उसके बाद आता है यही कि न्यूटन्स फर्स्ट लॉ डिफाइन इनर्शिया। क्या न्यूटन का फर्स्ट लॉ इनर्शिया भी डिफाइन करता है? यस। कैसे? देखिए, अकॉर्डिंग टू न्यूटन फर्स्ट लॉ बॉडी विल बी कंटिन्यू इन ए स्टेट ऑफ रेस्ट और यूनिफॉर्म मोशन अंटिल सम एक्सटर्नल फोर्स इज अप्लाइड ऑन इट। मतलब बॉडी रेस्ट में है तो रेस्ट में रहेगी और यूनिफॉर्म मोशन में तो यूनिफॉर्म मोशन में ही रहेगी जब तक उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगेगा। इसका मतलब जब तक कोई एक्सटर्नल फोर्स यानी कि बाह्य बल, बाहर से कोई फोर्स नहीं लगेगा तो बॉडी रेस्ट में तो रेस्ट में रहेगी, यूनिफॉर्म मोशन में तो यूनिफॉर्म मोशन में रहेगी। मतलब बॉडी अपने आप अपनी स्टेट को चेंज नहीं कर पाएगी। जब तक एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगेगा तो बॉडी अपने आप अपनी स्टेट को चेंज नहीं कर पाएगी। इस प्रॉपर्टी को तो इनर्शिया कहते हैं एंड दिस प्रॉपर्टी इज नोन एज इनर्शिया। हेंस न्यूटन फर्स्ट लॉ डिफाइन इनर्शिया। तो आप यहाँ पे क्या लिखेंगे? आप फिर ये लिखेंगे अकॉर्डिंग टू न्यूटन फर्स्ट लॉ body will continue in a state of rest or uniform motion until some external force is applied on it। यह लिख दिया। उसके बाद आप क्या लिखेंगे? This implies body cannot change its state of rest or of uniform motion by itself। This property is known as inertia। इसको हम क्या बोलते हैं? inertia। ठीक है? तो ये था all about Newton first law of motion। नेक्स्ट हम पढ़ने वाले हैं न्यूटन्स सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। ओके।